हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष। आज का वीडियो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन यानी कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अब एग्जाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि ड्यू सोल के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीजें आती है जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट पहले से ही कवर कर लेते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम में। तो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली एग्जाम में आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। तो अगर आप ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हो तो मान लो एग्जाम में 80 से 90% पेपर आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत होती है। ओनली इस वीडियो से ही आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। अदर किसी वीडियो की नीड आपको नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो में एक स्पेशल गिववे भी है आप सभी के लिए। तो वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के जो 3 लक्की स्टूडेंट्स हो गए उनको मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिववे का जो क्वेश्चन है वो किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर आपके लिए फ्री है, आपके लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहते हो तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। तो स्टूडेंट, प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। तो अगर आप सिंगल 1 नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज है। एंड अगर आप 1 से ज्यादा सब्जेक्ट के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ जाता है। तो जिन स्टूडेंट का 6 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, 1 नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम होता है और वो अपने ऑल सब्जेक्ट का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को भी ओनली 6 सब्जेक्ट के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स उनको भी फ्री मिलेगा। तो बस एक छोटा सा मैसेज करना है आपको गिवन नंबर पर, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आई नीड नोट्स एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलो हम शुरू करते हैं हमारे बीए ऑनर्स पोल साइंस और बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 5th का आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन यानी कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जो कि हमारा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का डीएससी 14 और हमारे बीए प्रोग्राम का डीएससी 10 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, इस सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके ड्यू सोल के एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गए। तो स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी जाकर देख सकते हो। तो स्टूडेंट रेडी, लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो हमने टोटल क्वेश्चन पूछे हैं इसमें हमने आपसे टोटल 10 क्वेश्चन तैयार किए हैं। और जो ये 10 क्वेश्चन है उसमें ही हमने एक क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछा हुआ है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो हमारे ये क्वेश्चन है हमने 2 टाइप से पूछा हुआ है और आंसर इनका दोनों का एक ही होगा। यानी कि अगर आपके एग्जाम में ये वाला कोई सा भी टॉपिक आता है तो आपको यही आंसर लिखना है, यही आंसर आपके दोनों क्वेश्चंस के लिए इनफ होगा। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, क्या डिमांड करी गई है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, इसकी विशेषताएं और इसके महत्व को हमसे पूछा गया है। यहीं पर हमसे और या अथवा करके पूछा गया है कि कॉलोनिज्म प्रोवाइड्स ए कॉन्टेक्स्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कमेंट। यानी कि जो हमारी एक
धारणा है उपनिवेशवाद की। तो जो उपनिवेशवाद है उसने आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार के विकास के लिए संदर्भ हमें प्रस्तुत करना है, यानी कि उपनिवेशवाद का क्या महत्व रहा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमसे दो चीजें पूछे गई है। फर्स्ट हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट की विशेषता और महत्व, सेकंड हमारा उपनिवेशवाद आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के विचार के विकास के लिए संदर्भ। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख लेते हैं, और इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे। भूमिका में हम लिखेंगे द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट took place during the 19th and 20th century in the background of colonial rule। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है, जो हमारा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसका जो विकास हुआ है वो हमारा 19वीं और 20वीं शताब्दी के लगभग हुआ है। उस समय हमारा औपनिवेशिक शासन चला हुआ था। तो स्टूडेंट जो हमारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसने भारतीय समाज यानी कि जो हमारे इंडियन सोसाइटी हो गई, जो राजनीति पॉलिटिक्स हो गई, और जो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था हो गई, इनमें बहुत सारे ऐसे अंतर दिए हैं, ऐसे परिवर्तन दिए हैं, जिससे कि जो हमारा भारतीय राजनीति चिंतन है वो बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। तो स्टूडेंट 19वीं और 20वीं शताब्दी का भारत हमारा एक ऐसा भारत था जो ब्रिटिश शासन में था, शोषण, दमन और गुलामी झेल रहा था, लेकिन साथ साथ सोच भी उस समय बदल रही थी। तो स्टूडेंट ब्रिटिश शासन ने भारत को केवल शासित ही नहीं किया, बल्कि नई शिक्षा, नई राजनीतिक संस्थाएं और पश्चिमी विचारधारा भी वो उनमें लाया। तो स्टूडेंट यहीं से हमारे जो राजा राम मोहन राय हो गए, जो हमारे गांधी जी हो गए, जो हमारे नेहरू हो गए, अंबेडकर हो गए, इन सभी जो चिंतक थे, इन सभी ने सोचना शुरू किया कि भारत को सिर्फ आजादी नहीं, एक नई सोच भी चाहिए। तो स्टूडेंट ये जो सोच थी यही बनी हमारी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। इसी के बारे में हम कहते हैं, यही है हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा परिचय हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी का आता है। तो मेन बॉडी में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करेंगे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि जो हमारा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसकी विशेषताएं क्या है। तो उनकी विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट यानी कि औपनिवेशिक संदर्भ के बारे में। तो कॉलोनियल रूट क्रिएटेड एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन ऑक्युपेशन एंड फॉरेन डोमिनेशन, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा औपनिवेशिक शासन था उसने दमन, शासन, विदेशी सत्ता, इन सभी से हमारे देश पर राज किया, जिससे कि जो राजनीतिक चेतना और आत्मचिंतन है उसका हमारे देश में विकास होने लगा। तो स्टूडेंट आप इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझिएगा। जब कोई व्यक्ति लगातार अन्याय झेलता है तो एक दिन वह सवाल जरूर पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तो ठीक वैसे ही ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण, राजनीतिक दमन, इसने राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। तो लोगों ने सत्ता, अधिकार और आजादी पर भी सोचना शुरू किया। सेकंड स्टूडेंट जो हमारा आता है वो हमारा आता है सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, यानी कि परंपरा और आधुनिकता का समन्वय। तो स्टूडेंट इंडियन थिंकर्स अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट एंसेंट कल्चर वैल्यू विद मॉडर्न डेमोक्रेटिक आइडियाज, यानी कि भारतीय चिंतक जो थे उन्होंने कहा कि हम न तो पूरी तरह पश्चिमी बनेंगे और न ही आंख बंद करके परंपरा मानेंगे। तो स्टूडेंट भारतीय चिंतकों ने सांस्कृतिक मूल्यों को आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों के साथ जोड़ने का प्रयास किया, जैसे कि हमारे गांधी जी ने अहिंसा, जो कि परंपरा से थी लेकिन जो लोकतंत्र था उनका वो आधुनिकता से जुड़ा हुआ था, तो इन्होंने दोनों को ही जोड़ा। तो यही जो संतुलन है ये आधुनिक चिंतन की पहचान बना। स्टूडेंट इसके बाद थर्ड हमारा आता है स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना। तो स्टूडेंट आधुनिक राष्ट्रीय राजनीतिक जो चिंतन था उसमें जो हमारी राष्ट्र की अवधारणा थी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। इसने ही हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, उसकी ये एक न्यूज, एक आप एक तरीके से समझ सकते हैं, जो ये फ्रीडम मूवमेंट था उसके एक नींव के रूप में ये हमारे राष्ट्रवाद की भावना उभरी। तो स्टूडेंट राष्ट्र अब केवल भूमि नहीं रहा बल्कि बना एक साझी चेतना, भावनात्मक एकता। जैसे कि हम देखें हमारे स्वदेशी आंदोलन हो गई, खादी पहनना हो गया, देश के लिए जेल जाना हो गया, तो ये बहुत ही उस समय पर मामूली हो चुका था। तो स्टूडेंट यह सब राजनीतिक राष्ट्रवाद का ही हमारा एक परिणाम था। इसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, यानी कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता की अवधारणा। तो स्टूडेंट
Emphasis was laid not only on political freedom but also on social economy and moral freedom। यानी कि जो राजनीतिक स्वतंत्रता की थी उसके साथ हमें सोशल यानी कि सामाजिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता, इन सभी को पर भी बल मिला। तो आधुनिक चिंतकों ने कहा कि केवल अंग्रेजों का जाना ही आजादी नहीं, जाति, गरीबी, असुरक्षा से मुक्त होना भी जरूरी हो गई। तो स्टूडेंट इसलिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्वतंत्रता, इन तीनों पर ही बल दिया गया। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर सोवर्जिनिटी, यानी कि लोकतंत्र और जनसत्ता। तो स्टूडेंट जनता की भागीदारी, प्रतिनिधित्व, ये सभी हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक आधार बने। तो पहले राजा बोलता था, अब जनता बोलती है। चुनाव, प्रतिनिधित्व, जवाबदेह सरकार, ये उस समय स्थापित हो चुकी थी। तो स्टूडेंट अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आज आप सरकार से सवाल कर सकते हैं, ये जो हमारी सोच है ये हमारी इसी चिंतन से आई हुई है। सिक्स्थ हमारा आता है अवेयरनेस ऑफ सोशल रिफॉर्म, यानी कि सामाजिक सुधार की चेतना। तो जो हमारे जाति व्यवस्था हो गई, अस्पृश्यता हो गई, या जितनी भी कुरीतियां थी, वे सभी हमारे सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध जो हमारा चिंतन था उसको भी विकसित करती है। तो आधुनिक चिंतन ने सवाल उठाया कि क्या जाति के आधार पर भेद सही है, क्या स्त्री पुरुष से कम है। तो अस्पृश्यता, स्त्री असमानता, जाति भेद के विरुद्ध ये हमारे विचार विकसित हुए। सेवंथ हमारा आता है आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, यानी कि समानता और न्याय का विचार। तो स्टूडेंट द डिमांड फॉर इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन, यानी कि जो हमारा समान अधिकार और अवसर की मांग है, ये भी हमारे राजनीतिक चिंतन का एक मुख्य तत्व बना। यानी कि कानून सबके लिए समान हो, ये विचार हमारे अंबेडकर जैसे जो चिंतक थे उनसे आया। तो आज का संविधान, मौलिक अधिकार हमारे इसी सोच के परिणाम है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉलोनियलिज्म एंड मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि उपनिवेशवाद और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन विचार। तो स्टूडेंट इसमें हमें जो सबसे पहले बात करनी है वो हमें करनी है एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन, यानी कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव के बारे में। तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लोरेशन जनरेटेड अवेयरनेस ऑफ रेसिस्टेंट एंड स्ट्रगल, यानी कि जो हमारा आर्थिक और राजनीतिक शोषण था उससे जो हमारे संघर्ष की चेतना है उसको जन्म मिला। तो ब्रिटिश पॉलिसीज ने भारत को सिखाया कि बिना सत्ता के अधिकार नहीं मिलते, बिना संघर्ष परिवर्तन नहीं आता। तो इसलिए औपनिवेशिक शोषण का यह अनुभव रहा। सेकंड हमारा आता है इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड आइडियाज, यानी कि पश्चिमी शिक्षा और विचारों का प्रभाव। तो स्टूडेंट जो हमारे कुछ विचार है जैसे कि उदारवाद हो गया, लिबरलिज्म, समाजवाद हो गया, हमारा सोशलिज्म, नेशनलिज्म हो गया, राष्ट्रवाद। तो स्टूडेंट ये सभी जो विचार थे इन्होंने भारतीय चिंतकों को नई वैचारिक भाषा दी, लेकिन उन्होंने नकल नहीं करी। जैसे उन्होंने जो भारतीयकरण था वो इन्होंने किया। थर्ड स्टूडेंट जो हमारा आता है वो हमारा आता है कनेक्शन विद द नेशनल मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन से क्या संबंध था। तो राजनीतिक चिंतन किताबों में नहीं रहा बल्कि आंदोलन में उतरा, जनसभा में गूंजा और जेलों में पका। तो स्टूडेंट जो राजनीतिक चिंतन है वो हमारे स्वतंत्रता यानी कि जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था उसके साथ विकसित हुआ और उसे ही उसने वैचारिक शक्ति प्रदान करी। फोर्थ हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कि संवैधानिकता की अवधारणा। तो स्टूडेंट जो रूल ऑफ लॉ, राइट्स एंड ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब हमारे औपनिवेशिक अनुभव से ही निकले हुए हैं। तो ये भी हमारी राजनीतिक विचार का एक हिस्सा बनी। फिफ्थ हमारा आता है सर्च फॉर अल्टरनेटिव मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस, यानी कि वैकल्पिक शासन मॉडल की जो खोज है वो भी हमारी इसमें ही हुआ। तो जो हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतक थे उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विकल्प के रूप में स्वशासन और आत्मनिर्भरता, जो हमारा सेल्फ रूल और सेल्फ रिलायंस है, उसकी इन्होंने कल्पना करी, उसका इन्होंने इमेजिन किया। तो स्टूडेंट यही था हमारा उपनिवेशवाद और भारतीय राजनीतिक विचार। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि जो हमारा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसका महत्व क्या है। तो महत्व में हम सबसे पहले बात करेंगे आइडियोलॉजी फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत की वैचारिक नींव। तो आधुनिक जो राजनीतिक चिंतन था उसने हमारे जो स्वतंत्र भारत था उसको एक, आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के रूप में उसने काम किया। सेकंड हमारा आता है बेसिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हमारे भारतीय संविधान का आधार भी है। कुछ हमारे तत्व हो गए जैसे हमारी डेमोक्रेसी हो गई, हमारे सेक्युलरिज्म हो गया, हमारे फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो ये सभी हमारे इसी चिंतन से विकसित हुए हैं।
थर्ड हमारा आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय की स्थापना। तो स्टूडेंट जो हमारे वंचित वर्ग थे उनको भी यहीं से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उनकी स्थापना, उनके न्याय की स्थापना के लिए। फोर्थ आता है फॉर्मेशन ऑफ नेशनल ड्यूटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता का निर्माण। तो विविधता के बीच जो एकता की भावना थी उसको भी राजनीतिक स्वरूप हमारे राजनीतिक चिंतन ने ही प्रस्तुत किया। फिफ्थ हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट्स, यानी कि द आइडियाज ऑफ वेलफेयर ओरिएंटेड एंड रिस्पॉन्सिबल एंड स्टेट डेवलपमेंट, यानी कि स्टूडेंट कल्याणकारी राज्य की अवधारणा या आधुनिक राज्य की अवधारणा भी आप इसको कह सकते हो। तो स्टूडेंट बिना इस चिंतन के आज का जो भारत है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज के भारत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का रहा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल कंडीशंस, यानी कि ये हमारी औपनिवेशिक परिस्थितियों की एक उपज है। तो निष्कर्ष रूप में स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीतिक भारतीय चिंतन औपनिवेशिक परिस्थितियों की उपज है। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक दिशा प्रदान करी, साथ ही परंपरा और आधुनिकता को संतुलित समन्वय इसमें प्रस्तुत किया गया। तो स्टूडेंट भारत की जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था है वो हमारा इसी का परिणाम है, इसलिए जो ये चिंतन है ये आधुनिक भारत की आत्मा के रूप में भी देखा जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है डिस्क्राइब इन डिटेल्स जवाहरलाल नेहरू आइडियाज ऑन द स्टेट एंड डेमोक्रेसी, यानी कि जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके राज्य और लोकतंत्र से संबंधित क्या विचार थे उसको हमें बताना है। यहीं पे हमसे अथवा या और करके पूछा गया है क्राइटिकली एग्जामाइन नेहरूज आइडियाज ऑन द स्टेट एंड द रिलेवेंस इन कॉन्टेम्परेरी इंडिया, यानी कि जो नेहरू के हमें विचार बताने हैं राज्य को लेकर उसके समकालीन भारत में इसकी प्रासंगिकता की विवेचना भी हमको यहाँ पर करनी है। तो चलिए इस आंसर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे जवाहरलाल नेहरू वॉज वन ऑफ द फॉरमोस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स एंड नेशन बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि स्टूडेंट जो जवाहरलाल नेहरू थे वे केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे बल्कि वे एक दार्शनिक, एक आधुनिक चिंतक और एक राष्ट्र निर्माता भी थे। तो स्टूडेंट नेहरू के जो राजनीतिक विचार थे, जो उनके राजनीतिक चिंतन थे वो हमारे स्वतंत्र आंदोलन से निकला और राष्ट्र निर्माण की जरूरतों से जुड़ा हुआ था। तो स्टूडेंट उनकी जो सोच है, उनका जो चिंतन है वो हमें याद दिलाता है उदारवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का एक संतुलित मेल। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो स्टूडेंट मुख्य भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे नेहरूज आइडियाज ऑन द स्टेट, यानी कि नेहरू के राज्य संबंधी विचार के बारे में। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट, यानी कि आधुनिक राज्य की अवधारणा। तो स्टूडेंट नेहरू रिग्रेटेड द स्टेट एज ए मॉडर्न, यानी कि आधुनिक, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक और रेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि तर्क संगत संस्था वे राज्य को मानते थे। तो स्टूडेंट नेहरू मानते थे कि राजा जो राज्य है वो कोई राजा का जागीर नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच पर आधारित संस्था है जो कि समाज के विकास के लिए काम करे। तो उनके अनुसार राज्य को अंधविश्वास से, रूढ़ियों से मुक्त होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसी सोच से आईआईटी, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, प्लानिंग कमीशन, ये जो संस्थाएं थी ये हमारे नेहरू जी के विचार से ही बनी हुई है। सेकंड हमारा आता है सपोर्ट फॉर द वेलफेयर स्टेट, यानी कि हमारा कल्याणकारी राज्य का समर्थन। तो नेहरू कहते थे कि राज्य का काम सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि जनता का कल्याण भी है। तो स्टूडेंट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, ये सभी उसने, यानी कि जो नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण है, ये सभी राज्य के उद्देश्य उसने बताए हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें सरकारी स्कूल, अस्पताल, योजनाएं, ये सब कल्याणकारी राज्य की एक सोच है। थर्ड हमारा आता है इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सोशलिज्म, यानी कि समाजवाद की ओर झुकाव। तो नेहरू क्रांतिकारी समाजवाद के पक्ष में नहीं थे बल्कि वे एक लोकतांत्रिक समाजवाद चाहते थे। तो स्टूडेंट उसमें वे राज्य नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक असमानता, इन सभी को कम करना चाहते थे, मतलब कि लोकतंत्र भी और समानता भी। तो पब्लिक सेक्टर अगर आप देखें, भेल हो गया, सेल हो गया,
तो ये सभी हमारे नेहरू जी के आधार पर ही थे, ताकि धन कुछ हाथों में सीमित ना रहे। फोर्थ, अगर आप बात करें रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि नेहरू कॉन्सेप्ट प्लेटरियंस यानी कि आर्थिक नियोजन की जो भूमिका है, तो स्टूडेंट नेहरू जो थे वे मानते थे कि बिना योजना के विकास जो है वो अराजक हो जाएगा। इसलिए ही उन्होंने पंचवर्षीय योजनाएं, राज्य द्वारा नियोजित विकास, तो स्टूडेंट ये सभी उन्होंने स्थापित करी। तो उन्होंने राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी विकास को माना और उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं का भी समर्थन किया। तो आज का इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम, फैक्ट्री, सड़क हमारे ये सभी इसी सोच के परिणाम है। फिफ्थ आता है कॉन्सेप्ट ऑफ द सेक्युलर स्टेट, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा। तो नेहरू के लिए स्टूडेंट जो धर्म था वो एक व्यक्तिगत आस्था थी और राज्य जो है वो सभी के लिए समान व्यवहार करना चाहिए, यानी कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष न ले, सभी नागरिक उसके लिए समान हो। तो आज का जो धर्मनिरपेक्ष भारत है वो हमारे नेहरू जी की सोच से ही जुड़ा हुआ है। तो वे राज्य को धर्म से अलग मानते थे और सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार के पक्ष में वे रहते थे। तो स्टूडेंट यही थे हमारे नेहरू के राज्य संबंधी विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नेहरू आइडियाज ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार। तो अब हम नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार देख लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फेथ इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विश्वास। तो नेहरू कहते थे कि लोकतंत्र सबसे अच्छी प्रणाली है क्योंकि इसमें जनता बोलती है और सत्ता का स्रोत जनता है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। सेकंड आता है सपोर्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यानी कि संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन। तो स्टूडेंट जो हमारे नेहरू जी थे वे भीड़तंत्र के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार संविधान सर्वोच्च, कानून का शासन, संस्थाओं की गरिमा, इन सभी में वे विश्वास रखते थे। तो एग्जाम्पल अगर आप न्यायपालिका की स्वतंत्रता देखें तो ये हमारे लोकतंत्र की एक सुरक्षा हो गई। थर्ड हमारा आता है इंपोर्टेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज, यानी कि नागरिक स्वतंत्रता का महत्व। तो नेहरू मानते थे कि बिना बोलने की आजादी, बिना सोचने की आजादी के बिना जो हमारा राज्य है, जो हमारा लोकतंत्र है वो अधूरा है। तो इसीलिए ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, तो स्टूडेंट इन सभी को नेहरू जी ने हमारे लोकतंत्र का आधार माना। तो आज सोशल मीडिया पर सवाल पूछना हमारे इसी सोच का एक परिणाम है। फोर्थ हमारा आता है प्लुरलिज्म एंड टॉलरेंस, यानी कि बहुलतावाद और सहिष्णुता। तो भारत स्टूडेंट जो है उसमें बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संस्कृतियों का एक देश है। तो स्टूडेंट इन सभी को देखते हुए नेहरू ने कहा कि विविधता लोकतंत्र की ताकत है, असहिष्णुता लोकतंत्र की दुश्मन है। फिफ्थ हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, यानी कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास। तो स्टूडेंट जो हमारे नेहरू जी थे उन्होंने संसद, न्यायपालिका, स्वतंत्र चुनाव प्रणाली, इन सभी को लोकतंत्र का स्तंभ माना, ताकि जो लोकतंत्र है वो सिर्फ कागज पर ही ना रह जाए। तो स्टूडेंट यही थे हमारे नेहरू के लोकतंत्र संबंधी विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नेहरूज आइडियाज ऑन द स्टेट एंड द रिलीवेंस इन कॉन्टेम्परेरी इंडिया, यानी कि नेहरू के राज्य विचार और समकालीन भारत में उनकी प्रासंगिकता क्या है। तो सबसे पहले प्रासंगिकता अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों की निरंतरता। तो स्टूडेंट जब भी हम भारतीय लोकतंत्र देखें तो ये हमारे नेहरू के विचार पर ही हमें मिलते हैं। सेकंड अगर हम बात करें रिलीवेंस और सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता की प्रासंगिकता। तो धर्मनिरपेक्षता की आज भी जरूरत है और ये हमारे नेहरू जी का ही एक सिद्धांत था। थर्ड हमारा आता है नीड फॉर ए वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो कल्याणकारी राज्य की प्रासंगिकता भी आप आज के समय में देखेंगे, जहां पर गरीबी, असमानता, बेरोजगारी जैसे जो समस्या है उन सभी के समाधान में जो नेहरूवादी राज्य दृष्टिकोण है वो बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना जाता है। फोर्थ हमारा आता है प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं हो गई, जैसे कि हमारा संसद हो गया या हमारा बहुत सारी ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सभी की संतुलन बनाए रखना के लिए जो हमारे नेहरू के विचार है वे बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। फिफ्थ आता है इंपोर्टेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को लेकर। तो स्टूडेंट अंधविश्वास, संकीर्णता, ये सभी हमारे जो इन सभी का हमारे नेहरू जी ने विरोध करते हुए एक वैज्ञानिक सोच को भी आगे रखा, जो कि हमारे बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक आज के समय में मानी जाती है।
तो आज भी जब हम कह सकते हैं कि संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ, तो ये हमारे नेहरू की एक विरासत है। तो स्टूडेंट यही थे हमारा नेहरू के राज्य विचार और समकालीन भारत में प्रासंगिकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो अब हम पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेंगे। कंक्लूजन में हम देखेंगे नेहरूज आइडिया ऑन द स्टेट एंड डेमोक्रेसी फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि स्टूडेंट नेहरू का जो राज्य विचार है वो आधुनिक धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी तीनों ही इसमें ये हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उनका लोकतंत्र जो था वो स्वतंत्रता, संविधान और सहिष्णुता पर आधारित था। तो स्टूडेंट स्वतंत्र भारत की जो शासन व्यवस्था है उसपे नेहरू के जो विचार है वे बहुत ही गहराई से उनको प्रभावित करते हैं। तो समकालीन समय में आज भी जो नेहरू का चिंतन है वो लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना कि वो उस समय पर था। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 2। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया डिस्कस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आइडियाज ऑन द स्टेट, यानी कि जो राम मनोहर लोहिया थे उनके राज्य संबंधी विचार क्या थे, और या अथवा करके हमसे पूछा गया है क्राइटिकली एग्जामिन ताराबाई शिंदे आइडियाज ऑन राइट्स, यानी कि जो ताराबाई शिंदे थी उनके अधिकार संबंधी विचार की हमें आलोचना करनी है। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी हम लिख लेते हैं। इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे इन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट बोथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एंड ताराबाई शिंदे ऑक्यूपी की अनसिग्निफिकेंट पैलेस, यानी कि इन दोनों का जो स्थान है हमारे राजनीतिक चिंतन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन सिर्फ सत्ता और शासन की बात नहीं करता बल्कि समाज में न्याय, समाज में समानता और गरिमा की बात भी करता है। तो जो स्टूडेंट जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी थे और जो हमारी ताराबाई शिंदे जी थे, ये दो ऐसे चिंतक थे जिन्होंने राजनीति को समाज से जोड़ा, अधिकारों को सिर्फ कानून नहीं सम्मान से जोड़ा और शोषण के हर रूप को चुनौती दी। तो स्टूडेंट इनके विचार शोषण, असमानता, पितृसत्ता के विरुद्ध संघर्ष की चेतना को अभिव्यक्त भी करते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। मुख्य भाग में हम स्टूडेंट सबसे पहले बात करेंगे हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आइडियाज ऑन द स्टेट, यानी कि राम मनोहर लोहिया के जो राज्य संबंधी विचार है उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, यानी कि राज्य और समाज का संबंध। तो स्टूडेंट according to Lohia, the state is not separate from society, rather it should serve as a means to eliminate social inequalities। यानी कि लोहिया जो थे वे कहते थे कि राज्य कोई ऊपर बैठी मशीन नहीं बल्कि समाज का एक प्रतिबिंब है। तो अगर समाज में जाति भेद, गरीबी, लैंगिक भेद है तो राज्य की जिम्मेदारी है वो उसे खत्म करे, यानी कि जो राज्य है वो एक तरीके का सामाजिक सुधार का उन्होंने उसको माध्यम माना। तो वे समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करने का साधन मानते हैं हमारे राज्य को। सेकंड हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एन इक्वालिटी बेस्ड स्टेट, यानी कि समानता आधारित राज्य की अवधारणा। तो लोहिया का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक समाज और आर्थिक समानता ना हो, यानी कि जो समाज है वहां पर हमारा कोई भी ऐसे जो पक्ष हो गए जैसे जाति हो गया, वर्ग हो गया, लिंग हो गया, ये सभी जो भेदभाव है ये नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई व्यक्ति गरीब होने की वजह से शिक्षा और अवसर से वंचित है तो यहाँ पर जो लोकतंत्र है वो अर्थहीन हो जाता है। थर्ड हम बात करते हैं एम्फेसिस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल। तो स्टूडेंट लोहिया कहते थे कि जितनी सत्ता ऊपर जाएगी उतने ही जो लोकतंत्र है वो कमजोर होता चला जाएगा। इसलिए उन्होंने केंद्रीकृत सत्ता का विरोध किया और जो हमारे ग्राम, क्षेत्र और स्थानीय स्तर पर उसका सत्ता वितरण का इन्होंने समर्थन किया। तो वे चाहते थे कि ग्राम स्तर पर सत्ता हो, स्थानीय स्वशासन हो और जनता की सीधी भागीदारी हो। तो आज का पंचायती राज, स्थानीय निकाय, ये सभी हमारे इसी सोच से जुड़े हुए हैं। फोर्थ हमारा आता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद। तो लोहिया ने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ काफी नहीं है, समाजवाद भी काफी नहीं है, दोनों का मेल ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है
ताकि राजनीतिक आजादी, आर्थिक समानता ये सभी एक साथ चल सके। तो इसलिए उन्होंने लोकतंत्र को समाजवाद से जोड़ा और आर्थिक समानता को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक माना। फिफ्थ हमारा आता है थ्योरी ऑफ द सेवन रिवोल्यूशन, यानी कि सप्त क्रांति का जो सिद्धांत था। तो ये लोहिया का सबसे प्रसिद्ध विचार है। उन्होंने स्टूडेंट कहा कि समाज में परिवर्तन के लिए 7 क्रांतियां जरूरी है, जैसे कि जाति भेद के खिलाफ, स्त्री पुरुष के खिलाफ, भाषा, रंग, आर्थिक शोषण के खिलाफ। तो ये एक समग्र सामाजिक क्रांति का एक मॉडल भी माना जाता है। सिक्स्थ हमारा आता है स्टेट एंड मोरलिटी, यानी कि राज्य और नैतिकता। तो स्टूडेंट लोहिया के अनुसार राज्य केवल कानून लागू करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि जो नैतिक मूल्य है उनको प्रेरित संस्था भी राज्य को होना चाहिए। तो राजनीति में नैतिकता लोकतंत्र की आत्मा है, ये हमारे लोहिया जी ने कहा। तो स्टूडेंट यही थे हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राज्य संबंधी विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ताराबाई शिंदे आइडियाज ऑन राइट्स, यानी कि ताराबाई शिंदे के अधिकार संबंधी विचार क्या है। तो स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अवेयरनेस ऑफ वुमेन राइट्स, यानी कि स्त्री अधिकारों की चेतना। तो ताराबाई शिंदे कॉन्सेप्ट्स वुमेन इंटाइटेड टू इक्वल राइट्स एंड स्ट्रांगली सिटीजाइड द पार्टिशियल सिस्टम, यानी कि स्टूडेंट जब ताराबाई जो शिंदे थी उन्होंने समाज में स्त्रियों को समान अधिकार का अधिकारी माना था और उन्होंने जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी उसकी आलोचना करी। तो जब स्त्रियों की आवाज घरों की चार दीवारी तक सीमित थी, ताराबाई शिंदे ने सवाल उठाया कि स्त्री को कमजोर क्यों माना जाता है। तो उन्होंने स्त्री को समान अधिकारों का अधिकारी माना। सेकंड हमारा आता है क्रिटिकल ऑफ रिलीजन एंड सोशल एक्सप्लोनेशन, यानी कि नैतिक समानता का विचार। तो ताराबाई शिंदे ने कहा कि धर्म को परंपरा के नाम पर स्त्रियों पर अन्याय किया गया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, सामाजिक कुरीतियां, रीति रिवाजों, इनकर सबकी जो ये आलोचना थी और जो दोहरे मानदंड थे, इन सभी की इन्होंने आलोचना और इन सभी का इन्होंने विरोध किया। थर्ड हमारा आता है आइडिया ऑफ मोरल इक्वालिटी। स्टूडेंट ये तो हमारा हो गया। फोर्थ हमारा आता है एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यानी कि शिक्षा और चेतना पर बल। तो स्टूडेंट ताराबाई मानती थी कि शिक्षा जो है वो मुक्ति का रास्ता है और जो चेतना है वो अधिकार की समझ है। तो बिना शिक्षा स्त्री कभी अपने अधिकार नहीं पहचान सकती। तो इसलिए उन्होंने स्त्री की जो शिक्षा है उसके लिए जागरूकता को आवश्यक बताया। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है डिमांड फॉर राइट्स एंड डाइजेनिटी, यानी कि अधिकार और सम्मान की मांग उन्होंने करी। तो उनके अनुसार अधिकार सिर्फ कानून से नहीं आते, सामाजिक सम्मान भी उतना ही जरूरी है। तो आज का अगर आप देखें, हमारा स्त्री अधिकार आंदोलन हो गया, लैंगिक समानता की बहस हो गई, ये सभी हमारे इसी सोच से जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा ताराबाई शिंदे के अधिकार संबंधी विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ दीज आइडियाज इन द कॉन्टेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट, यानी कि समकालीन संदर्भ में ये जो विचार है इनका क्या महत्व है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला इसमें हमारा आता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि सामाजिक न्याय की निरंतरता। तो स्टूडेंट लोहिया के जो विचार है वे आज भी प्रासंगिक है और ताराबाई शिंदे के जो विचार है वे आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि इनमें दोनों में ही हमें सामाजिक न्याय और स्त्री समानता की बात हमें देखने को मिल जाती है। सेकंड हमारा आता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण और भागीदारी। तो स्टूडेंट स्थानीय स्वशासन, सामाजिक भागीदारी, ये सभी हमारे लोहिया के विचार है जो कि आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक है। इसी के साथ साथ थर्ड आता है मॉडर्न डिस्कोर्स ऑफ वुमेन राइट्स, यानी कि स्त्री अधिकारों की आधुनिक बहस। तो स्टूडेंट जो हमारी ताराबाई शिंदे जी के विचार है वे आधुनिक विमर्श की आधारशिला है और उन्होंने पितृसत्तात्मक का विरोध करते हुए, पितृसत्ता की आलोचना करते हुए पितृसत्ता को समाप्त करने का बहुत ही प्रयास किया। फोर्थ हमारा आता है सोशल एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का सामाजिक विस्तार। तो जो स्टूडेंट हम ओवरऑल यही कह सकते हैं कि जो ये दोनों चिंतक थे इन्होंने लोकतंत्र को केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक अवधारणा के रूप में भी इन्होंने देखा। तो यही थे हमारे समकालीन संदर्भ में विचारों का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आइडियाज ऑन द स्टेट एंड रूटेड इन सोशल इक्वालिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि स्टूडेंट जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राज्य संबंधी विचार थे वे समानता, विकेंद्रीकरण और हमारे नैतिकता पर आधारित थे। तो स्टूडेंट वहीं पर जो हमारी जो ताराबाई शिंदे जी थी
तो ताराबाई शिंदे के जो अधिकार संबंधी विचार थे वे स्त्री मुक्ति और सामाजिक न्याय की एक मजबूत नींव भी रखते हैं। तो दोनों चिंतकों का जो स्टूडेंट चिंतन है वो शोषण और असमानता के विरुद्ध है और वैचारिक संघर्ष को सशक्त करता है। तो समकालीन भारत में अगर हम इनके विचार देखें तो स्टूडेंट ये लोकतंत्र को सामाजिक अर्थ प्रदान करते हैं और ये अधिकारों की समझ को व्यापक भी बनाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 के बारे में, जिसमें हमसे पूछा गया है क्राइटिकली एग्जामाइन राजा राम मोहन रॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एज ए द नेशन बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी कि जो हमारे राजा राम मोहन रॉय है उनको आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में क्यों देखा जाता है और उनका क्या योगदान है उसको हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है डू यू एग्री दैट राजा राम मोहन रॉय इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी कि वे आधुनिक जो भारत है उसके जनक वे क्यों कहा जाते हैं, इसको हमें कारणवश बताना है। तो स्टूडेंट चलिए इस आंसर की जो हम शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। भूमिका में हम देखेंगे राजा राम मोहन रॉय इज कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड फॉरमोस्ट थिंकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी कि स्टूडेंट जो हमारे राजा राम मोहन राय थे वे हमारे प्रारंभिक और प्रमुख चिंतकों में गिने जाते हैं। तो 19वीं शताब्दी का भारत रूढ़ियों, अंधविश्वास और सामाजिक असमानताओं से भरा हुआ था। सती प्रथा, स्त्री शिक्षा का अभाव, जातिगत भेदभाव, धार्मिक कट्टरता ये उस समय फैली हुई थी। तो इसी अंधकार में राजा राम मोहन राय की आधुनिक चेतना की मशाल लेकर आए। तो वे एक समाज सुधारक ही नहीं थे बल्कि वे एक वैचारिक क्रांतिकारी भी थे। तो इन्हीं कारण उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता या फिर उन्हें जनक भी इसका कहा जाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में हमें सबसे पहले बात करनी है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि जो हमारे सामाजिक सुधार है उनमें इनका क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऑपोजिशन टू सती, यानी कि सती प्रथा का विरोध। तो स्टूडेंट सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जो स्त्री होती थी अगर उसके पति की जो मृत्यु है वो हो जाती थी तो उसको भी अपने पति के चिता के साथ ही मरना होता था। तो स्टूडेंट ये जो प्रथा थी इसका इन्होंने विरोध किया। तो जब समाज इसे धार्मिक कर्तव्य मानता था तो राम मोहन रॉय ने कहा कि यह धर्म नहीं, ये एक अमानवीय कर्तव्य है। तो उन्होंने शास्त्रों से तर्क, जनमत निर्माण, सरकार पर दबाव डालकर जो हमारा 1892 था उसमें इन्होंने सती प्रथा समाप्त करवाई और यहाँ से ही इनके आधुनिक मानवतावाद की शुरुआत हुई। तो स्टूडेंट उन्होंने इसके उन्मूलन के लिए सशक्त आंदोलन चलाए। सेकंड आता है सपोर्ट फॉर वुमेन राइट्स, यानी कि स्त्री अधिकारों का समर्थन। तो स्टूडेंट जो हमारे राजा राम मोहन राय थे वे मानते थे कि जो स्त्री है वो पुरुषों के समान है, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार उन दोनों के लिए ही जरूरी है। तो उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, संपत्ति अधिकार इन सभी का उन्होंने समर्थन किया, उन पर सामाजिक सम्मान पर उन्होंने बल दिया। थर्ड आता है क्राइटिक ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जाति भेदभाव की उन्होंने आलोचना करी। उन्होंने जन्म के आधार पर ऊंच नीच, मानव गरिमा का अपमान है, यानी कि उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर जो ऊंच नीच है ये एक मानव गरिमा का अपमान है। साथ ही उन्होंने सामाजिक समानता का मार्ग भी प्रशस्त किया। तो उन्होंने रूढ़िवादी जाति व्यवस्था का विरोध किया। फोर्थ आता है प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि आधुनिक शिक्षा का प्रचार। तो राजा राममोहन राय ने कहा कि शिक्षा में चाहिए विज्ञान, तर्क और आधुनिक विषय। उन्होंने केवल संस्कृत आधारित शिक्षा का विरोध किया, अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया। तो स्टूडेंट उन्होंने आधुनिक विषयों पर आधारित शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया। तो यही था हमारा राजा राममोहन रॉय का सामाजिक योगदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कंट्रीब्यूशन इन रिलीजन रिफॉर्म्स, यानी कि धार्मिक सुधारों में क्या योगदान था। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है स्टूडेंट ऑपोजिशन ऑफ रिलीजन सुपरस्टिशंस, यानी कि धार्मिक रूढ़ियों का विरोध। तो राजा राममोहन रॉय सेक्रेटाइज ब्लाइंड फेथ एंड रिचुअलिज्म, यानी कि जो अंधविश्वास और जो कर्म कांड था उसका इन्होंने विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास इन सभी की आलोचना करी। उनका मानना था कि धर्म तर्क और नैतिकता से जुड़ा होना चाहिए। सेकंड आता है सपोर्ट फॉर मोनथिज्म, यानी कि एक ईश्वरवाद का समर्थन उन्होंने
किया। तो राम मोहन रॉय ने कहा कि ईश्वर एक है, धर्म मानवता सिखाता है। उन्होंने उपनिषदों और वेदांत की नई व्याख्या करी। थर्ड आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्राह्म समाज, यानी कि जो ब्राह्म समाज का उसकी स्थापना इन्होंने करी थी 1828 में, और इसका उद्देश्य था सामाजिक सुधार और जो धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक जीवन है, ये सभी उसका उद्देश्य था। तो ये आधुनिक सुधार आंदोलन की नींव भी बना। तो स्टूडेंट इन्होंने संगठित रूप आंदोलन को प्रदान किया। फोर्थ आता है हमारा प्रमोशन ऑफ रिलीजियन टॉलरेंस, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि सभी धर्मों का सार जो है वो मानव कल्याण है, यानी कि सभी धर्मों के मूल नैतिक मूल्यों पर उन्होंने बल दिया। तो ये जो विचार है ये आज के धर्मनिरपेक्ष भारत की एक नींव भी है। तो स्टूडेंट यही था हमारा राजा राममोहन रॉय के हमारे जो सामाजिक और धार्मिक सुधार में योगदान था वो हमने देख लिया। इसके बाद हमारा थर्ड आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलीजन रिफॉर्म्स, यानी कि स्टूडेंट सॉरी ये तो हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि राजनीतिक और बौद्धिक योगदान देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है लिबरल पॉलिटिकल थॉट, यानी कि उदारवादी राजनीतिक विचार। तो ही एडवोकेटेड फ्रीडम राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ, यानी कि स्टूडेंट जो हमारे राजा राममोहन राय थे उन्होंने स्वतंत्रता, मानव अधिकार, कानून का शासन, इन सभी का समर्थन किया, और ये आधुनिक लोकतंत्र की सोच की एक शुरुआत थी। सेकंड हमारा आता है फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन, यानी कि प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो राजा राममोहन रॉय ने कहा बिना स्वतंत्र प्रेस, बिना आलोचना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो स्टूडेंट उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता को आधुनिक समाज के लिए आवश्यक बताया। थर्ड आता है क्राइटिकी ऑफ कॉलोनियल रूल, यानी कि औपनिवेशिक शासन की आलोचना। तो उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की, लेकिन हिंसा नहीं संवैधानिक सुधार का उन्होंने रास्ता चुना। तो स्टूडेंट उन्होंने सुधार की मांग करी आलोचना करते हुए। फोर्थ हमारा आता है सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि पूर्व और पश्चिम का समन्वय किया। तो राम मोहन राय ने भारतीय परंपरा, पश्चिमी आधुनिकता, इन दोनों के बीच संवाद स्थापित किया। तो स्टूडेंट यही थे हमारे राजनीतिक और बौद्धिक योगदान। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है असेसमेंट एज नेशन बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में हमें मूल्यांकन इसका करना है। तो सबसे पहले आता है पियोनर ऑफ रिनाइसेंस, यानी कि जो नव जागरण का सूत्रपात है वो इन्होंने किया। तो भारतीय नव जागरण का अग्रदूत इन्होंने माना जाता है। तो इन्होंने ही अपने प्रयासों से भारतीय समाज में आधुनिक चेतना का विकास किया। सेकंड आता है इंस्पिरेशन ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स, यानी कि सुधार आंदोलनों की प्रेरणा। तो स्टूडेंट जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन थे उनको एक नींव के रूप में या एक दिशा पूरक के रूप में इनके जो निर्माण थे, इनके जो योगदान थे उनके रूप में इन्होंने कार्य किया। थर्ड आता है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वैल्यू, यानी कि आधुनिक मूल्य की स्थापना। तो जो हमारे रीजन, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, ये जो हमारे ये आधुनिक मूल्य थे इन सभी से इनको सामाजिक आधार प्राप्त हुआ। फोर्थ आता है हमारा रिकॉग्नाइजेशन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत के चिंतक के जन्म की संज्ञा इन्हें दी जाती है। तो उनके व्यापक योगदान के कारण ही उन्हें आधुनिक भारत का जो जनक है वो कहा जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे राजा राममोहन रॉय लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया थ्रू सोशल, रिलीजन एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, यानी कि जो हमारे राजा राममोहन रॉय थे उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सुधारों के माध्यम से आधुनिक भारत की नींव रखी। साथ ही उन्होंने परंपरा के विरुद्ध नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध तर्क का प्रयोग किया। तो भारतीय नवजागरण में जो उनकी भूमिका है वो बहुत ही ऐतिहासिक और निर्णायक भूमिका रही। अतः हम यही कह सकते हैं कि राजा जो राम मोहन राय है उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माता और आधुनिक भारत के जनक उनको हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट हमसे पूछा गया है क्रिटिकली एग्जामाइन गांधीज आइडियाज ऑन स्वराज, डू यू बिलीव दे आर स्टिल रिलीवेंट टुडे, यानी कि जो हमारा
गांधी जी का जो स्वराज के जो विचार है उसकी हमें विवेचना करनी है और उसके प्रासंगिकता के बारे में हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, क्राइटिकली एवेल्युएट गांधी आइडियाज और नेशनलिज्म, यानी कि जो गांधी का राष्ट्रवाद पर विचार है उसकी भी हमें आलोचना करनी है। तो चलिए इस आंसर को हम लिख लेते हैं। और इसके आंसर को लिखने से पहले मैं आप सभी से आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि बोला था कि जैसा कि हम हमारे गिववे के क्वेश्चन पूछेंगे वीडियो के बीच में कहीं भी, तो सबसे पहले मैं आपसे हमारे गिववे के 3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं। आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना है। तो स्टूडेंट, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है कि आधुनिक भारतीय नव जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा गया है कि हिंदुत्व की अवधारणा किस विचारक से जुड़ी हुई है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, ये भी आपको बताना है। थर्ड हमारा आता है संवैधानिक प्रजातंत्र के प्रमुख समर्थक कौन थे। तो जो हमारे संवैधानिक प्रजातंत्र थे उसके प्रमुख समर्थक आपको बताना है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो यही थे हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर बताइएगा। तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टूडेंट होंगे जो सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देंगे तो उनको मिलेंगे हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछ लिए। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में इनका आंसर जरूर बताइएगा। तो स्टूडेंट, यही थे हमारा क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं हमारे आंसर नंबर 5 की तरफ। तो आंसर नंबर 5 की जो हम शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका से करेंगे। तो भूमिका में हम देखेंगे महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस थिंकर ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि जो हमारे महात्मा गांधी थे वे केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे बल्कि जो नैतिक और राजनीतिक चिंतक थे उनके रूप में भी उनको देखा जाता है। तो गांधी जी का जो चिंतन है वो सत्ता से ज्यादा समाज पर था और राजनीति से ज्यादा नैतिकता पर आधारित था। तो उनके विचारों के 2 केंद्र थे, फर्स्ट हमारा स्वराज और सेकंड हमारा राष्ट्रवाद, यानी कि स्वराज एंड नेशनलिज्म। तो ये जो दोनों शब्द है ये गांधी के यहाँ पारंपरिक अर्थ से बहुत ही अलग हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। मुख्य भाग में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम करेंगे गांधी आइडियाज ऑन स्वराज, यानी कि स्वराज पर गांधी जी के विचार क्या थे। तो स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, यानी कि स्वराज की व्यापक अवधारणा क्या थी। तो अकॉर्डिंग टू गांधी स्वराज मींट नॉट ओनली लिबरलाइजेशन फ्रॉम फॉरेन रूल बट ऑल्सो सेल्फ गवर्नेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो स्टूडेंट, जो गांधी जी है वे कहते हैं कि स्वराज केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं बल्कि आत्मशासन और आत्मसंयम भी है। तो अंग्रेज शासन चले जाए लेकिन भारतीयों में डर, लालच, अन्याय ये जीते रहे तो क्या वह स्वराज होगा? जी गांधी जी कहते हैं जी नहीं, ये स्वराज नहीं है। तो उनके अनुसार जो स्वराज है वो आत्मशासन है और एक आत्मसंयम है। तो यही था हमारा स्वराज की व्यापक अवधारणा। इसके बाद स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड आता है वो आता है मॉरल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम, यानी कि नैतिक और आत्मिक स्वतंत्रता। तो गांधी जी मानते थे कि बिना नैतिकता के, बिना आत्म अनुशासन के जो राजनीतिक आजादी है वो बेकार है। तो इसीलिए उन्होंने हमारे जो नैतिक विकास है उसको स्वराज से जोड़ा और आत्म अनुशासन पर बल दिया। तो स्टूडेंट, एग्जाम्पल के लिए अगर आप सोचे, अगर व्यक्ति सत्य बोलना नहीं जानता, दूसरों का सम्मान नहीं करता तो वह स्वतंत्र होकर भी एक गुलाम है। थर्ड हमारा आता है मीन्स टू पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता का माध्यम। तो गांधी के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं थी, कोई साधन नहीं थी, उनका उद्देश्य था नैतिक समाज, जागरूक नागरिक। तो स्टूडेंट, गांधी जी के लिए राजनीतिक स्वराज तभी सार्थक था जब समाज नैतिक रूप से सशक्त हो सके। फोर्थ हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज स्वराज, यानी कि ग्राम स्वराज की अवधारणा। तो गांधी जी कहते हैं कि जो भारत है वो हमारा भारत गांव में बसता है। तो स्टूडेंट, इसलिए उन्होंने विकेंद्रीकरण, जो हमारा विकेंद्रीकरण हो गया, उसका समर्थन इन्होंने किया। ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वशासन, इन सभी पर उन्होंने बल दिया। तो आज का जो हमारा पंचायती राज, स्थानीय लोकतंत्र, वे सभी हमारे इसी विचार से जुड़े हुए हैं। फिफ्थ हमारा आता है इकोनॉमिक स्वराज, यानी कि आर्थिक स्वराज। तो गांधी के अनुसार बड़ी मशीनें, अंधा औद्योगिकरण, ये सभी समाज को बेरोजगार बनाता है। तो उन्होंने स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन को स्वराज का अनिवार्य अंग बनाया।
तो स्वदेशी आत्मनिर्भरता स्थानीय उत्पादन को उन्होंने अनिवार्य अंग माना। तो स्टूडेंट अगर आप खादी आंदोलन देखें तो ये आत्मनिर्भर भारत की एक शुरुआती सोच थी। सिक्स्थ हमारा आता है फाउंडेशन ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, यानी कि अहिंसा और सत्य का आधार। तो गांधी जी का जो स्वराज था वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उनका मानना था कि गलत साधन सही लक्ष्य नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट यही थे हमारे गांधी जी के स्वराज पर विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गांधी आइडिया ऑन नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद पर गांधी के क्या विचार है। तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल नेशनलिज्म, यानी कि नैतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा। तो गांधी नेशनलिज्म वाज लिंक्ड विद ह्यूमैनिटी एंड नॉर्मलिटी मोरालिटी, यानी कि मानवता और नैतिकता से उनका जो राष्ट्रवाद था वो जुड़ा हुआ था। तो गांधी का राष्ट्रवाद आक्रामक नहीं, संकीर्ण नहीं, बल्कि नैतिक और मानवतावादी था। तो उनके अनुसार राष्ट्रीय मानव सेवा का एक माध्यम था। सेकंड आता है ऑपोजिशन टू एग्रेसिव नेशनलिज्म, यानी कि आक्रामक राष्ट्रवाद का उन्होंने विरोध किया। तो गांधी ने कहा कि जो राष्ट्र दूसरों से नफरत सिखाए वह राष्ट्र नहीं बल्कि अहंकार है। तो स्टूडेंट उन्होंने हिंसक विस्तारवादी राष्ट्रवाद इन सभी की आलोचना करी। तो थर्ड हमारा आता है प्राइमरी ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता को प्राथमिकता। तो गांधी कहते हैं कि पहले मानव है उसके बाद राष्ट्र है। तो अगर राष्ट्र मानवता के खिलाफ जाए तो जो गांधी है वो मानवता के साथ खड़े होते थे। तो स्टूडेंट वे कहते हैं कि राष्ट्र मानव सेवा का माध्यम है, न कि कोई संकीर्ण स्वार्थ। फोर्थ हमारा आता है रिलीजन टॉलरेंस, यानी कि सर्वधर्म संभाव। तो स्टूडेंट इक्वालिटी एंड टॉलरेंस अमोंग ऑल रिलीजन वर एसेंशियल इन हिज नेशनलिज्म, यानी कि स्टूडेंट गांधी का जो राष्ट्रवाद था वो धर्मनिरपेक्ष, सहिष्णु, समावेशी ये सभी उसमें था। तो उन्होंने कहा कि सभी धर्म सत्य तक पहुंचने के ही रास्ते हैं। फिफ्थ हमारा आता है नेशन बिल्डिंग थ्रू मास मूवमेंट्स, यानी कि जन आंदोलन से जो राष्ट्र निर्माण है वो उन्होंने बताया। तो गांधी का राष्ट्रवाद नेताओं का नहीं बल्कि एक जनता का आंदोलन था। तो आप असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन देखे तो ये कोई नेताओं का आंदोलन नहीं था बल्कि एक जनता का ही आंदोलन था। तो आम जनता राष्ट्र निर्माण की शक्ति बनी। तो स्टूडेंट यही थे गांधी के राष्ट्रवाद पर विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वराज और राष्ट्रवाद की समकालीन प्रासंगिकता, यानी कि कॉन्टेम्परेरी रिलीवेंस ऑफ स्वराज एंड नेशनलिज्म। तो स्टूडेंट इसमें हमारा जो सबसे पहला आता है वो आता है नीड फॉर मॉरल पॉलिटिक्स, यानी कि नैतिक राजनीति की आवश्यकता। यानी कि स्टूडेंट जब हम आज के समय में अगर हम बात करें तो जो गांधी का कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल पॉलिटिक्स है ये हमारा आज की नैतिक राजनीति के लिए बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। सेकंड अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस, यानी कि विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ये सभी भी हमारे आज के लोकतंत्र, आज की जो डेमोक्रेसी है उसके एक स्ट्रेंथ के रूप में, उसके एक ताकत के रूप में देखा जाता है, जो कि हमारे गांधी जी ने ही इसका विचार दिया था। थर्ड हमारा जो आता है वो हमारा आता है इंपोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता का महत्व। तो इकोनॉमिक स्वराज इज यूजफुल यूज इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण के युग में जो आर्थिक स्वराज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फोर्थ हमारा आता है सोशल हार्मोनी, यानी कि सामाजिक सौहार्द की आवश्यकता। तो गांधी जी का जो सर्वधर्म संभाव है वो आज के समाज के लिए बहुत ही मार्गदर्शक हो जाता है, क्योंकि आज का जो हमारा समाज है वो हमारा विभाजित समाज होता जा रहा है। तो आज जब हिंसा, असहिष्णुता, नैतिक पतन दिखता है तो गांधी और ज्यादा हमें प्रासंगिक लगने लगते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा स्वराज और राष्ट्रवाद की समकालीन प्रासंगिकता। इसके बाद जो हमारा आता है वो क्राइटिकल इवैल्यूएशन आता है, यानी कि आलोचनात्मक मूल्यांकन आता है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिटिसिज्म और आइडियलिज्म, यानी कि आदर्शवाद की उन्होंने आलोचना करी। तो स्टूडेंट गांधी जी का जो विचार है वो आदर्शवादी नहीं था, औद्योगिकरण पर उनकी सीमित दृष्टि थी। सेकंड आता है लिमिटेड व्यू ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण पर सीमित दृष्टि थी, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो उनका जो विचार था वो ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था था, तो आधुनिक विकास के लिए वो अनुकूल नहीं था। थर्ड हमारा आता है यीट आइडियोलॉजी सिग्निफिकेंट, यानी कि वैचारिक महत्व था। तो स्टूडेंट फिर भी नैतिक गहराई, सामाजिक संतुलन, मानव केंद्रित विकास, इसलिए गांधी के जो विचार है वे आज भी मार्गदर्शक के रूप में देखे जाते हैं। तो यही था हमारा एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो स्टूडेंट हम यही कह सकते हैं कि गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज
इज फार मोर कॉम्प्रहेंसिव देन मेयर पॉलिटिकल फ्रीडम। यानी कि जो गांधी जी का स्वराज है वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि नैतिक और आत्मिक स्वतंत्रता भी है। सेकंड, अगर उनका जो राष्ट्रवाद की बात करें तो उनका जो राष्ट्रवाद है वो मानवता, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित है। और आज के समय में अगर हम इनकी बात करें तो गांधी जी के जो विचार है वे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का मानविक समाधान प्रस्तुत भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि जो स्वराज और राष्ट्रवाद है गांधी जी के, वे आज भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 5। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट, डिफाइन द एनालाइज वीडी सावरकर कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आइडियाज इन ऑन नेशनलिज्म। यानी कि जो हमारा वीडी सावरकर की जो हिंदुत्व की अवधारणा है उसके बारे में हमें बताना है, साथ ही उनके विचारों के मुख्य घटक के बारे में हमें बताना है। तो स्टूडेंट, इसमें ही हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, एनालाइज पंडित जवाहरलाल नेहरू आइडियाज ऑन नेशनलिज्म एंड डिस्क्राइब इट्स मेन एलिमेंट्स। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के राष्ट्रवाद संबंधी विचार है वे हमें बताना है तथा उनके मुख्य तत्वों का भी वर्णन करना है। तो चलिए इसके आंसर में हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका लिख लेंगे। भूमिका में हम लिखेंगे, नेशनलिज्म हैज बीन ए सेंट्रल थीम इन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। यानी कि स्टूडेंट, जो हमारा राष्ट्रवाद है वो एक तरीके का आप इसको केंद्रीय विषय भी बोल सकते हैं। तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में राष्ट्रवाद एक केंद्रीय विषय रहा है। जो हमारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष था उसने राष्ट्र की नई परिभाषा गढ़ी। तो इसी संदर्भ में जो हमारे सावरकर जी और जो हमारे नेहरू जी है, ये दो प्रभावशाली लेकिन भिन्न दृष्टिकोण वाले जो नेता है वे सामने आते हैं। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मेन बॉडी यानी कि मुख्य भाग का आता है। तो मुख्य भाग में स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करते हैं वीडी सावरकर डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व, यानी कि वीडी सावरकर की हिंदुत्व की परिभाषा के बारे में। तो इसमें हमारा सबसे पहला था कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व, यानी कि हिंदुत्व की अवधारणा। तो अकॉर्डिंग टू सावरकर, हिंदुत्व इज नॉट ए नैरो रिलीजन आइडिया बट ए कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी। यानी कि जो सावरकर जी है वे कहते हैं कि हिंदुत्व कोई संकीर्ण धर्म विचार नहीं बल्कि एक राष्ट्र और सांस्कृतिक पहचान है। तो स्टूडेंट, उनके अनुसार जो हिंदुत्व है वो संस्कृति, इतिहास और सभ्यता का एक समावेश है। सेकंड आता है फादरलैंड एंड होली लैंड, यानी कि पितृभूमि और पुण्य भूमि। तो सावरकर के अनुसार जिसकी पितृभूमि भारत है, जिसकी पुण्य भूमि भी भारत है, वही हिंदू है और इस आधार पर राष्ट्र की पहचान सांस्कृतिक एकता से भी जुड़ती है। थर्ड हमारा आता है एम्फेसिस ऑन कल्चरल यूनिटी, यानी कि सांस्कृतिक एकता पर बल। तो सावरकर मानते थे साझा इतिहास, साझा परंपराएं, साझा संस्कृति, ये सभी राष्ट्र की अवधारणा है। तो उनका जो राष्ट्रवाद है वो धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना पर आधारित एक कर्मकांड था। फोर्थ हमारा आता है जियोग्राफिकल बेसिक, यानी कि भौगोलिक आधार। तो स्टूडेंट, भारत को एक अखंड भौगोलिक इकाई माना गया, हिंदुस्तान है, एक है, ये हमारे सावरकर के राष्ट्रवाद का मूल भाव था। इसके बाद फिफ्थ हमारा आता है कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो स्टूडेंट, जो हमारे सावरकर थे उन्होंने हमारे जो राष्ट्रवाद है उसको उन्होंने धर्म की अपेक्षा संस्कृति और सभ्यता पर आधारित राष्ट्रवाद माना। तो स्टूडेंट, यही थी हमारे वीडी सावरकर की डेफिनेशन हिंदुत्व की। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सावरकर के जो राष्ट्रवाद के मुख्य घटक थे, यानी कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ सावरकर नेशनलिज्म। तो इसमें हमारे जो सबसे पहला आता है वो आता है नेशनल यूनिटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता। तो सांस्कृतिक समानता के माध्यम से जो राष्ट्र की एकता स्थापित करने पर बल है वो इन्होंने दिया। सेकंड आता है पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता। तो वे कहते हैं कि राष्ट्रवाद का अनिवार्य तथ्य है विदेशी शासन से मुक्ति। थर्ड आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग नेशन, यानी कि सशक्त राष्ट्र की अवधारणा। तो स्टूडेंट, एक शक्तिशाली, एक संगठित राष्ट्र पर बनाने पर उन्होंने जोर दिया है। फोर्थ हमारा आता है मिलिट्री एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि सैन्य और शारीरिक शक्ति। तो राष्ट्र रक्षा के लिए शक्ति और संगठन को भी इन्होंने आवश्यक बताया। फिफ्थ हमारा आता है असर्टिव नेशनल कॉन्सुलेशन, यानी कि आक्रामक राष्ट्र चेतना।
तो स्टूडेंट राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानने की भावना भी इन्होंने हमें दी है। तो उनका मानना था कि राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए शक्ति भी आवश्यक है। तो स्टूडेंट यही था हमारा सावरकर के राष्ट्रवाद के मुख्य घटक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जवाहरलाल नेहरू आइडियाज ऑन नेशनलिज्म, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवादी संबंधी विचार को लेकर। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला आता है वो आता है इंक्लूसिव नेशनलिज्म, यानी कि समावेशी राष्ट्रवाद। तो नेहरू नेशनलिज्म इंक्लूड्स ऑल रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। तो नेहरू कहते थे कि भारत एक रंग है, एक धर्म का देश नहीं बल्कि विविधताओं का संगम है। तो उनका राष्ट्रवाद सभी धर्मों, सभी जातियों, सभी भाषाओं को साथ लेकर चलता था। सेकंड आता है बेसिक ऑफ सेकुलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता का आधार। तो स्टूडेंट नेहरू के अनुसार राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, नागरिकों के अधिकार समान होते हैं और धर्म व्यक्तिगत तौर पे होता है, और जहां पर जो राज्य है वो निष्पक्ष होता है। थर्ड आता है डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य। तो नेहरू का राष्ट्रवाद हमारा लोकतंत्र, हमारी स्वतंत्रता, समानता और संविधान पर आधारित था। तो स्टूडेंट राष्ट्र केवल भावना ही नहीं, एक संवैधानिक व्यवस्था है, ये हमारे नेहरू जी ने हमें बताया था। फोर्थ आता है साइंटिफिक एंड मॉडर्न आउटलुक, यानी कि वैज्ञानिक और आधुनिक दृष्टिकोण। तो नेहरू मानते थे कि अंधविश्वास राष्ट्र को कमजोर करता है, विज्ञान राष्ट्र को मजबूत करता है। तो स्टूडेंट इसलिए ही उन्होंने वैज्ञानिक सोच, आधुनिक संस्थाओं पर जोर दिया। फिफ्थ आता है रिलेशन ऑफ नेशन एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि राष्ट्र और मानवता का क्या संबंध था। तो नेहरू कहते थे कि सच्चा राष्ट्रवाद मानवता के विरुद्ध नहीं हो सकता। उनका जो राष्ट्रवाद था वो मानवता, वैश्विक सहयोग, विश्व शांति से जुड़ा हुआ राष्ट्रवाद था। तो स्टूडेंट यही था हमारा जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवाद संबंधी विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मेन एलिमेंट्स ऑफ नेहरूविज्म नेशनलिज्म, यानी कि नेहरू के राष्ट्रवाद के मुख्य तत्वों को लेकर। तो चलिए इनके मुख्य तत्व देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता। तो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति को राष्ट्रवाद की पहली शर्त माना गया। सेकंड आता है कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन बिल्डिंग, यानी कि संवैधानिक राष्ट्र निर्माण। तो संविधान और संस्थाओं के माध्यम से ही राष्ट्र का जो विकास है, जो राष्ट्र की स्थापना है, उसकी इन्होंने बात करी। थर्ड आता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि सामाजिक और आर्थिक न्याय। तो असमानता को दूर करने के लिए इसको भी अनिवार्य लक्ष्य माना गया। फोर्थ आता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता में विविधता। तो जो हमारा विविधता में एकता का देश है, इसको राष्ट्र की शक्ति माना गया। फिफ्थ आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो राष्ट्रवाद को संकीर्ण बनाकर वैश्विक दृष्टि से भी इसमें जोड़ा गया। तो स्टूडेंट यही थे हमारे नेहरू के राष्ट्रवाद के मुख्य तत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि तुलनात्मक मूल्यांकन को लेकर। तो स्टूडेंट सावरकर नेशनलिज्म इज बेस्ड ऑन कल्चरल आइडेंटिटी, यानी कि जो हमारा सावरकर का जो हमारा राष्ट्रवाद था वो सांस्कृतिक पहचान पर आधारित था, लेकिन हमारे जो नेहरू जी का जो राष्ट्रवाद था वो लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद था। वहीं पर जो सावरकर जी थे वे राष्ट्र को सांस्कृतिक एकरूपता से जोड़ते थे, लेकिन जो नेहरू जी थे वे राष्ट्र को प्लूरिज्म एंड इंक्लूजन, यानी कि बहुलता और समावेशन से जोड़ते थे। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि बोथ पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि ये दोनों ही विचार भारतीय राष्ट्रवाद की विभिन्न धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यही था हमारा तुलनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। कंक्लूजन में हम देखेंगे वीडी सावरकर कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व विद बेस्ड ऑन कल्चरल नेशनलिज्म, यानी कि जो वीडी सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित है, जिसमें कि एकता, शक्ति और पहचान भी प्रमुख है। सेकंड आता है नेहरू का राष्ट्रवाद। तो जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रवाद लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट ये जो दोनों ही विचारधारा है, अगर हम इन दोनों विचारधाराओं की बात करें तो ये दोनों ही भारतीय राष्ट्रवाद की विभिन्न धाराओं का प्रतिनिधित्व करती है। और भारतीय राष्ट्रवाद को समग्र रूप से समझने के लिए जो हमारे सावरकर और नेहरू जी के जो ये विचार है, इन दोनों का अध्ययन ही आवश्यक है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा आंसर नंबर 6। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया डिस्कस तिलक कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज एंड इट्स कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस, यानी कि तिलक के स्वराज की अवधारणा क्या थी और इसकी प्रासंगिकता को हमको बताना है। ऐसे हमसे अथवा या और करके पूछा गया है कि एनालाइज महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य एंड इट्स रिलेवेंस टुडे, यानी कि जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उनके राम राज्य की अवधारणा क्या थी और उसकी प्रासंगिकता आज के समय में क्या है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लिख लेते हैं और इसके आंसर को भी हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन या एक छोटी सी भूमिका से लिखना शुरू करेंगे। तो इन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्वराज एंड राम राज्य होल्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, यानी कि आज के समय में अगर हम ये दोनों विचार देखें तो ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बन जाते हैं। तो स्टूडेंट भारतीय राष्ट्र आंदोलन में स्वराज एक केंद्रीय लक्ष्य था और जो स्वराज का अर्थ है वो हर नेता के लिए एक सा नहीं था। तो स्टूडेंट जो जो हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने स्वराज को राजनीतिक अधिकार माना, जबकि जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उन्होंने स्वराज को नैतिक और सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा। तो स्टूडेंट ये जो दोनों ही अवधारणाएं हैं ये दोनों ही वर्तमान संदर्भ में विचारणीय है। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है और इसमें हमारा मेन बॉडी में जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो करेंगे लोकमान्य तिलक कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, यानी कि लोकमान्य तिलक के स्वराज की अवधारणा को लेकर। तो इस स्टूडेंट इसमें हमारा सबसे पहला आता है मीनिंग ऑफ स्वराज, यानी कि स्वराज का अर्थ क्या है। तो फॉर तिलक स्वराज मींट लिबरेशन फॉर फॉरेन रूल्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि स्टूडेंट तिलक के अनुसार जो स्वराज है वो विदेशी शासन से मुक्ति और आत्मशासन की स्थापना है। तो जब लोग डरते थे तिलक ने गर्जना की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्टूडेंट तिलक के लिए स्वराज जो था वो ब्रिटिश शासन से मुक्ति और भारतीयों का आत्मशासन था। सेकंड आता है एम्फेसिस ऑन पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल। तो तिलक मानते थे कि बिना सत्ता के कोई भी सुधार संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने राजनीतिक आजादी और स्वशासन उनको अपना प्रमुख लक्ष्य बना लिया था। तो उन्होंने भारत स्वराज को भारतीय जनता का जन्मसिद्ध अधिकार भी माना। थर्ड हमारा आता है एक्टिव नेशनलिज्म, यानी कि हमारा सक्रिय राष्ट्रवाद। तो स्टूडेंट तिलक ने जन भावनाओं को जगाया, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों का प्रयोग किया, जैसे कि आप गणेश उत्सव देखे, शिवाजी उत्सव देखे। तो ये एक तरीके से जनता को संगठित करने का ही माध्यम था। तो उन्होंने प्रार्थना और याचना की नीति के स्थान पर संघर्ष और आंदोलन को बल दिया। फोर्थ हमारा आता है मीडियम फॉर पब्लिक अवेकिंग, यानी कि जन जागरण का माध्यम। तो स्टूडेंट जो तिलक था उसने स्वराज की चेतना फैलाने के लिए गणेश और शिवाजी उत्सव का उपयोग किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिफ्थ आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, यानी कि संवैधानिक और असंवैधानिक साधन। तो तिलक ने आवश्यक होने पर असंवैधानिक साधनों को भी स्वीकार किया। सिक्स्थ आता है स्वराज एंड नेशनल प्राइड, यानी कि स्वराज और राष्ट्रीय स्वाभिमान। तो स्वराज को राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान से भी हमारे तिलक जी ने उसको जोड़ा। तो यही थी हमारे लोकमान्य तिलक के स्वराज की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉन्टेम्पररी रिलेवेंस ऑफ तिलक स्वराज, यानी कि तिलक के स्वराज की समकालीन प्रासंगिकता को लेकर। तो सबसे पहला आता है स्पिरिट ऑफ नेशनल प्राइड, यानी कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भावना। तो स्टूडेंट जब आज भी हम आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात करें तो इसमें जो तिलक के विचार है वे सबसे ज्यादा प्रासंगिक माने जाते हैं। सेकंड आता है एक्टिव सिटीजनशिप, यानी कि सक्रिय योग्यता नागरिकता। तो लोकतंत्र में जागरूक और सक्रिय नागरिकों की आवश्यकता को ये रेखांकित करता है। थर्ड आता है प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि राजनीतिक अधिकारों की रक्षा। तो स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा में जो तिलक का स्वराज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा तिलक के स्वराज की समकालीन प्रासंगिकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्य, यानी कि महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ राम राज्य, यानी कि राम राज्य का अर्थ क्या है। तो गांधी राम राज्य इज ए नॉट ए रिलीजन किंगडम बट ए जस्ट एंड मॉरल गवर्नेंस सिस्टम, यानी कि गांधी जी कहते थे कि राम राज्य का मतलब राजा राम का शासन नहीं बल्कि न्याय सत्य और करुणा का शासन है। तो राम राज्य यानी कि एक नैतिक आदर्श राज्य उन्होंने उसको बताया। सेकंड आता है रूल बेस्ड ऑन मॉरलिटी, यानी कि नैतिकता पर आधारित शासन। तो गांधी के अनुसार सत्ता से पहले नैतिकता, कानून से पहले सत्य होती है। तो राम राज्य में स्टूडेंट किसी भी तरह का कोई भी शोषण नहीं, कोई भी भय नहीं और कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए।
थर्ड आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस यानी कि समानता और न्याय। तो राम राज्य का अर्थ था स्त्री पुरुष समानता, जाति भेदभाव का अंत, गरीबों का उत्थान। तो गांधी जी कहते थे कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचना चाहिए, तभी हमारा जो राम राज्य है वो स्थापित हो चुकेगा। फोर्थ हमारा आता है पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेशन यानी कि लोक कल्याण की भावना। तो स्टूडेंट सामाजिक न्याय और लोक कल्याण पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने शासन का उद्देश्य जनता का कल्याण न बताया बल्कि सत्ता का विस्तार बताया। तो स्टूडेंट फिफ्थ आता है डिसेंट्रलाइजेशन एंड विलेज सेल्फ गवर्नेंस यानी कि विकेंद्रीकरण और ग्राम स्वराज्य। तो उसमें उन्होंने स्थानीय स्वशासन और ग्राम केंद्रित व्यवस्था पर भी ध्यान दिया। तो स्टूडेंट यही था हमारा महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉन्टेम्प्रेरी रिलीवेंस ऑफ राम राज्य यानी कि राम राज्य की जो वर्तमान प्रासंगिकता है उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले आता है नीड फॉर मॉरल पॉलिटिक्स यानी कि नैतिक राजनीति की आवश्यकता। तो आज भी अगर हम बात करें तो इसमें नैतिक मूल्य की कमी हमारे वर्तमान राजनीति में देखी जाती है, जिसमें कि राम राज्य हमारा प्रासंगिक माना जाता है। सेकंड आता है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन की जो अवधारणिता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, जो हमारा अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस है, इसमें ये हमारे शासन की दिशा को प्रदान करते हैं। थर्ड आता है सोशल हार्मोनी यानी कि सामाजिक समझता। तो विभाजन और है सहिष्णुता के दौर में जो सामाजिक सौहार्द है उसको ये बढ़ावा देता है। फोर्थ आता है पीपल सेंटर डेवलपमेंट यानी कि जन कल्याण केंद्रित राज्य। तो विकास को मानव केंद्रित बनाने में भी हमारा जो राम राज्य की अवधारणा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्टूडेंट यही थी हमारी राम राज्य की वर्तमान प्रासंगिकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है कॉम्पैरेटिव एनालिसिस यानी कि तुलनात्मक विश्लेषण को लेकर। तो तिलक स्वराज फोकस ऑन पॉलिटिकल फ्रीडम यानी कि तिलक का जो स्वराज था वो राजनीतिक स्वतंत्रता पर था, लेकिन जो गांधी जी का राम राज्य था वो नैतिक और सामाजिक व्यवस्था पर था। तो तिलक का जो दृष्टिकोण है अगर हम बात करें वो अधिक उग्र और सक्रिय है, लेकिन गांधी जी का जो दृष्टिकोण है वो शांतिपूर्ण और नैतिक दृष्टिकोण माना जाता है। तो स्टूडेंट दोनों का जो उद्देश्य है वो स्वतंत्रता और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण ही था। तो यही था हमारा एक तुलनात्मक विश्लेषण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे तिलक कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज गेव द फ्रीडम मूवमेंट एन एक्टिव एंड वाइजरस डायरेक्शन। यानी कि स्टूडेंट लोकमान्य तिलक का जो स्वराज था वो राजनीतिक स्वतंत्रता और आत्मशासन पर आधारित था, लेकिन जो गांधी का राम राज्य था वो नैतिक, सामाजिक और न्यायपूर्ण व्यवस्था का आदर्श प्रस्तुत करता है। तो स्टूडेंट जो दोनों के विचार है वे भारतीय राष्ट्र आंदोलन की पूरक धाराएं है, और आधुनिक समय में स्वराज और राम राज्य की जो अवधारणा है, इन दोनों का जो संतुलन है वो ही हमारे लोकतंत्र को बहुत ही ज्यादा सशक्त बनाता है। तो यही था हमारा एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है क्राइटिकली एग्जामाइन दीनदयाल उपाध्याय व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र पर दीनदयाल उपाध्याय के क्या विचार थे इसकी आलोचना करनी है। यहीं से हमसे अथवा या और करके पूछा गया है एग्जामाइन डॉक्टर अंबेडकर आइडियाज ऑन द स्टेट एंड डेमोक्रेसी, यानी कि राज्य एवं प्रजातंत्र के विषय में जो डॉक्टर अंबेडकर के जी के जो विचार है वो हमें बताना है। तो चलिए इस आंसर की जो हम शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी भूमिका से लिख लेते हैं। भूमिका में हम लिखेंगे इन मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द स्टेट होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस, यानी कि स्टूडेंट आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो राज्य और प्रजातंत्र की जो अवधारणा है ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान इनको प्राप्त है। तो भारत में प्रजातंत्र को समझने के लिए हमें केवल पश्चिमी मॉडल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो भारत की सामाजिक और आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थिति है वे अलग रही है। तो स्टूडेंट दीनदयाल उपाध्याय जो अंबेडकर जी थे इन्होंने ही भारतीय परिस्थितियों के अनुसार प्रजातंत्र की व्याख्या करी। इनका जो दृष्टिकोण था वो अलग था। उपाध्याय जी का जो दृष्टिकोण था वो सांस्कृतिक और नैतिक आधारित लोकतंत्र था, लेकिन अंबेडकर जी का जो चिंतन था वो संवैधानिक और सामाजिक न्याय आधारित लोकतंत्र था। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि हमारी मेन बॉडी का आता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय व्यूज ऑन डेमोक्रेसी,
यानी कि प्रजातंत्र पर दीनदयाल उपाध्याय के विचार को लेकर। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डेमोक्रेसी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि भारतीय संदर्भ में प्रजातंत्र। तो अकॉर्डिंग टू उपाध्याय, डेमोक्रेसी शुड बी डेवलप्ड इन लाइन विद इंडियन कल्चर रेदर देन कॉपिंग वेस्टर्न मॉडल्स। यानी कि जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय है, उनका मानना था कि भारत में प्रजातंत्र को पश्चिम की नकल नहीं बनना चाहिए, उसे खुद अपना एक रूप विकसित करना चाहिए। तो जैसे हम विदेशी कपड़े पहन सकते हैं लेकिन अपनी संस्कृति नहीं बदल सकते, वैसे ही लोकतंत्र को भारतीय आत्मा के अनुसार ही ढालना होगा। सेकंड आता है फाउंडेशन ऑफ इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, यानी कि एकात्मक मानववाद का आधार। तो उपाध्याय ने प्रजातंत्र को एकात्मक मानववाद से जोड़ा। इसके चारों के बीच उन्होंने संतुलन रखा, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और प्रकृति। तो अगर केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और समाज टूटेगा तो वह एक सच्चा प्रजातंत्र नहीं होगा। थर्ड हमारा आता है क्वालिटेटिव डेमोक्रेसी, नॉट जस्ट न्यूमेरिकल मेजोरिटी, यानी कि केवल संख्या नहीं, गुणात्मक प्रजातंत्र भी जरूरी है। तो उनका कहना था कि बहुमत से बनी सरकार नैतिक होनी चाहिए। मान लीजिएगा अगर 100 लोग किसी गलत फैसले के पक्ष में हो तो क्या वह फैसला सही हो जाएगा? जी नहीं। तो इसलिए प्रजातंत्र संख्या और नैतिकता दोनों पर ही आधारित होना चाहिए। फोर्थ हमारा आता है इंपोर्टेंस ऑफ मोरालिटी एंड रिलीजन, यानी कि नैतिकता और धर्म का महत्व। तो उपाध्याय के अनुसार राजनीति को धर्म और नैतिक मूल्यों से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो धर्म का अर्थ है स्टूडेंट, वो सत्य, कवि, कर्तव्य, अनुशासन और सेवा से है। फिफ्थ हमारा आता है एम्फेसिस ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीकरण पर बल। और जो आप मान लीजिएगा जो स्थानीय स्वशासन या ग्राम स्वराज्य है, तो उन्होंने स्थानीय स्वशासन पर जोर दिया। ग्राम पंचायत, नगर पालिका, स्थानीय निकाय, ये सब एक सच्चे प्रजातंत्र की नींव होते हैं। सिक्स्थ हमारा आता है क्रिटिकाई ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी, यानी कि पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना। तो स्टूडेंट जो उपाध्याय था, उन्होंने पश्चिमी लोकतंत्र को भौतिकवादी, व्यक्तिवादी और नैतिक मूल्य से दूर होकर बताया। तो स्टूडेंट यही थे हमारे प्रजातंत्र पर दीनदयाल उपाध्याय के विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है क्राइटिकल इवैल्यूएशन ऑफ उपाध्याय डेमोक्रेसी, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय के प्रजातंत्र की आलोचना में करनी है। तो सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अगर हम देखें, सकारात्मक पक्ष अगर हम देखें, तो स्टूडेंट भारतीय संस्कृति आधारित लोकतंत्र थी। तो स्टूडेंट सकारात्मक पक्ष पे हम यही कह सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति थी वो प्रजातंत्र की अवधारणा प्रस्तुत करती थी। सेकंड हमारा आता है फोकस ऑन मोरल पॉलिटिक्स, यानी कि नैतिक राजनीति पर बल। तो प्रजातंत्र को मूल्य आधारित बनाने का इसमें प्रयास किया गया। थर्ड आता है लिमिटाइजेशन, यानी कि कुछ सीमाएं थी। तो स्टूडेंट सीमाएं यही थी कि स्पष्ट संस्थागत ढांचा नहीं था। आधुनिक जटिल समाज में इसको लागू करना बहुत ही ज्यादा कठिन था। तो व्यावहारिक कठिनाई यही थी कि आधुनिक जटिल समाज में नैतिक प्रजातंत्र को लागू करना चुनौतीपूर्ण है। तो स्टूडेंट यही थे हमारे दीनदयाल उपाध्याय के प्रजातंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है डॉक्टर अंबेडकर व्यूज ऑन द स्टेट एंड डेमोक्रेसी, यानी कि राज्य और प्रजातंत्र पर अंबेडकर जी के विचार को लेकर। तो स्टूडेंट अंबेडकर जी हमारे केवल विचारक ही नहीं बल्कि संविधान निर्माता भी थे। तो सबसे पहला इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यानी कि संवैधानिक प्रजातंत्र की अवधारणा को लेकर। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि अंबेडकर के अनुसार प्रजातंत्र भावनाओं पर नहीं, संविधान पर टिका होना चाहिए। तो कानून, संस्थाएं, नियम ये सभी हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। सेकंड हमारा आता है एम्फेसिस ऑन सोशल डेमोक्रेसी, यानी कि सामाजिक प्रजातंत्र पर बल। तो अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता न हो जाए। तो स्टूडेंट अगर सबको वोट का अधिकार है लेकिन कुछ लोग समाज में दबे कुचले रहे तो वह एक लोकतंत्र को अधूरा माना जाएगा। थर्ड हमारा आता है रोल ऑफ द स्टेट, यानी कि हमारे राज्य की भूमिका। तो स्टूडेंट राज्य का काम केवल शासन करना नहीं बल्कि असमानता दूर करना, सामाजिक न्याय दिलाना, ये सभी राज्य का प्रमुख काम होता है। फोर्थ हमारा आता है इंपोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकारों का महत्व। तो जो हमारे व्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, जो हमारे समानता या गरिमा हो गई, इन सभी को राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी इसमें बताया हुआ है। फिफ्थ हमारा आता है क्राइटिक ऑफ मेजोरिटलिज्म, यानी कि बहुसंख्यावाद की आलोचना। तो उन्होंने चेतावनी दी कि केवल बहुमत आधारित लोकतंत्र अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक हो सकता है। सिक्स्थ रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन। तो उन्होंने विधि के शासन को ही हमारे प्रजातंत्र की आत्मा कहा। तो स्टूडेंट यही था राज्य और प्रजातंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचार।
तो अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में, यानी कि क्राइटिकल एवेल्युएशन ऑफ अंबेडकर थॉट। तो सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यानी कि सकारात्मक पक्ष की बात अगर हम बात करें, तो जो स्टूडेंट सामाजिक न्याय था वो आधारित प्रजातंत्र की स्पष्ट रूपरेखा दी। सेकंड, अगर प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें व्यावहारिक दृष्टिकोण की, तो ये संविधान और संस्थाओं पर आधारित यथार्थवादी लोकतंत्र था। थर्ड, लिमिटाइजेशंस यानी कि सीमाएं, तो नैतिक और सांस्कृतिक पक्ष पर अपेक्षाकृत कम बल था। फोर्थ आता है रिलीवेंस यानी कि फिर भी प्रासंगिकता, तो आधुनिक भारत में जो सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर के विचार है वे बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। तो यही थे हमारे डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कॉम्पैरेटिव पर्सपेक्टिव, यानी कि तुलनात्मक दृष्टि को लेकर। तो स्टूडेंट, उपाध्याय का जो प्रजातंत्र था वो सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य पर था, लेकिन जो अंबेडकर का जो प्रजातंत्र था वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेंटर उन सोशल जस्टिस पर था। उपाध्याय पश्चिमी लोकतंत्र की आलोचना करते थे और अंबेडकर पश्चिमी लोकतंत्र को भारतीय परिस्थितियों में डालते थे। तो दोनों का लक्ष्य, दोनों का जो एम था वो था ह्यूमन डाइजेनिटी यानी कि मानव गरिमा, और नेशनल वेलफेयर यानी कि राष्ट्रीय कल्याण। तो यही था हमारा तुलनात्मक दृष्टि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष में हम यही देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय लिंक डेमोक्रेसी विद इंडियन कल्चर एंड मॉरलिटी, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ने जो प्रजातंत्र था वो उन्होंने भारतीय संस्कृति और नैतिकता से जोड़ा, लेकिन जो हमारे अंबेडकर जी थे उन्होंने प्रजातंत्र को सामाजिक न्याय और संविधान से जोड़ा। तो दोनों के जो विचार है वे मिलकर भारतीय लोकतंत्र को वैचारात्मक गहराई प्रदान करते हैं। और आज के भारत में अगर हम बात करें तो नैतिकता, संविधान और सामाजिक न्याय तीनों की जरूरत है, और यही इन दोनों चिंतकों की सबसे बड़ी प्रासंगिकता है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 8। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, डिस्क्राइब द नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि स्वामी विवेकानंद और टैगोर के जो राष्ट्रवादी विचारधारा है वो हमें बताना है। यहीं पर हमसे अथवा या और करके पूछा गया है, क्राइटिकली एग्जाम टैगोर अप्रोच ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद पर टैगोर के दृष्टिकोण की आलोचना करनी है। तो चलिए इस आंसर को हम जो लिख लेते हैं उसमें भी हम सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे। भूमिका में हम लिखेंगे, इन मॉडर्न इंडियन नेशनलिस्ट थॉट स्वामी विवेकानंद एंड रविंद्रनाथ टैगोर होल्ड ए सिग्निफिकेंट प्लेस, यानी कि जो हमारे स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे राष्ट्रवादी चिंतन में। और इन्होंने राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक आंदोलन ही नहीं माना बल्कि उसे नैतिक और सांस्कृतिक भी माना। तो स्टूडेंट, फर्क इतना था, जो हमारा विवेकानंद का राष्ट्रवाद था वो आध्यात्मिक शक्ति पर आधारित था और टैगोर का राष्ट्र मानवतावाद पर आधारित था। तो यही था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा भूमिका जो कि मैंने आपको बता दी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मुख्य भाग यानी कि मेन बॉडी का आता है, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है स्वामी विवेकानंद नेशनलिस्ट आइडियाज, यानी कि स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी विचार को लेकर। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो आता है वो आता है स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, यानी कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को लेकर। तो स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद के अनुसार भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिक परंपरा में निहित है। उनका राष्ट्रवाद धर्म आधारित राजनीति नहीं था बल्कि आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा हुआ था। तो जैसे शरीर बिना आत्मा के निर्जीव है वैसे ही भारत बिना आध्यात्मिक मूल्यों के अधूरा है। सेकंड आता है कल्चरल रिनाइसेंस, यानी कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो विवेकानंद जी ने वेदांत, भारतीय दर्शन, सनातन मूल्य इन सभी को राष्ट्र निर्माण की नींव माना। साथ ही उन्होंने पश्चिमी गुलामी मानसिकता से बाहर निकलकर सब जैसी आत्मगौरव जगाने का प्रयास किया। थर्ड हमारा आता है आइडियल ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यानी कि मानव सेवा का आदर्श। तो विवेकानंद का एक प्रसिद्ध विचार है, दरिद्र नारियन की सेवा ही सच्चे ईश्वर की सेवा है। तो गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग की सेवा उनके लिए राष्ट्रवाद का सबसे ऊंचा रूप माना जाता है। फोर्थ हमारा आता है नेशनल प्राइड, यानी कि राष्ट्रीय आत्मगौरव को लेकर। तो उन्होंने भारतीयों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान, साहस जगाने का कार्य किया, जिसका उद्देश्य था कमजोर भारत को शक्तिशाली भारत बनाना। फिफ्थ आता है एजुकेशन एंड यूथ अवेयरनेस, यानी कि शिक्षा और युवा चेतना। तो विवेकानंद युवाओं को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। चरित्र निर्माण पर उन्होंने विशेष बल दिया। थर्ड आता है यूनिवर्सल रिलीजन टॉलरेंस, यानी कि सर्वधर्म संभाव।
तो उनका राष्ट्रवाद धार्मिक सहिष्णुता समन्वय पर आधारित था। तो स्टूडेंट यही थे हमारे स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रविंद्रनाथ टैगोर नेशनलिस्ट आइडिया, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवादी विचार को लेकर। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला आता है वो आता है ह्यूमैनिटेरियन नेशनलिज्म, यानी कि मानवतावादी राष्ट्रवाद। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद मानवता के मूल्य से ऊपर नहीं है। सेकंड आता है क्राइटिक ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म, यानी कि राजनीतिक राष्ट्रवाद की आलोचना। उन्होंने राजनीतिक राष्ट्रवाद को आक्रामक, यांत्रिक और संकीर्ण बताया। थर्ड हमारा आता है फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी, यानी कि स्वतंत्रता और रचनात्मकता। तो उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और सृजनशीलता को राष्ट्र का आधार माना है। फोर्थ आता है कल्चरल नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्र चेतना। तो उनका जो राष्ट्रवाद है वो संस्कृति और कला पर से पोषित था। फिफ्थ आता है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि विश्व बंधुत्व की अवधारणा उन्होंने दी। तो टैगोर ने राष्ट्र को विश्व मानवता से जोड़कर भी देखा। तो स्टूडेंट यही थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवादी विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है टैगोर के राष्ट्रवाद के आलोचनात्मक परीक्षण में। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स यही था कि टैगोर का जो राष्ट्रवाद था वो मानवता नैतिकता पर आधारित था। ओपोजिशन ऑफ नैरो नेशनलिज्म, यानी कि संकीर्णता पर विरोध। तो उन्होंने हिंसक और उग्र राष्ट्रवाद से समाज को सावधान किया। सीमाएं यही दी कि उन्होंने विचारों को राजनीतिक संघर्ष के लिए कम व्यावहारिक माना और अति व्यक्तिवाद की उन्होंने आलोचना करी। तो कुछ विद्वानों के अनुसार जो टैगोर है उसने सामूहिक राजनीतिक संघर्ष को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। फिर भी अगर हम रिलीवेंस या प्रासंगिकता की बात करें तो वैश्विक संघर्ष और सहिष्णुता के युग में जो टैगोर का मानवतावाद है वो बहुत ही प्रासंगिक माना जाता है। तो यही था हमारा टैगोर के राष्ट्रवाद का आलोचनात्मक परीक्षण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कॉम्पैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑन ऑफ विवेकानंद एंड टैगोर, यानी कि विवेकानंद और टैगोर के राष्ट्रवाद का तुलनात्मक दृष्टिकोण हमें देखना है। तो विवेकानंद का जो राष्ट्रवाद था वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक था, वो टैगोर का राष्ट्रवाद मानवीय और वैश्विक था। विवेकानंद राष्ट्रीय शक्ति और सेवा पर बल देते थे और टैगोर राष्ट्रवाद की सीमाओं और की आलोचना करते थे। तो दोनों का लक्ष्य मानव कल्याण और नैतिक समाज की स्थापना ही था। तो यही था हमारा तुलनात्मक दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा कंक्लूजन, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष में हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद एंड टैगोर ये दोनों ही राष्ट्रवाद को नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रभावित करते हैं। विवेकानंद का राष्ट्रवाद आत्मगौरव और सेवा पर आधारित था, वहीं पर जो टैगोर का राष्ट्रवाद था वो मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़ा हुआ था। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा कंक्लूजन, जिसके साथ ही हमारा आंसर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा आंसर नंबर 9। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में शॉर्ट नोट्स में, जिसमें हमें कुछ शब्दों पर टिप्पणी लिखनी है, जैसे कि गांधी जी का राष्ट्रवाद हो गया, डॉक्टर अंबेडकर व्यूज ऑन द स्टेट एंड डेमोक्रेसी हो गया, ताराबाई शिंदे के विचारों का महत्व हो गया, विवेकानंद व्यूज ऑन नेशनलिज्म हो गया। तो चलिए एक एक करके सब पे हम टिप्पणी लिख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है गांधी नेशनलिज्म, यानी कि गांधी जी का राष्ट्रवाद। तो गांधी नेशनलिज्म वाज बेस्ड ऑन मोरलिटी एंड ह्यूमैनिटी। तो गांधी महात्मा गांधी का जो राष्ट्रवाद था वो हिंसा, घृणा और आक्रामकता से बिल्कुल अलग था। गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद का उद्देश्य सत्ता नहीं मानव कल्याण होना चाहिए था। तो उनके अनुसार राष्ट्रवाद का उद्देश्य मानव कल्याण है। उन्होंने हिंसक और आक्रामक राष्ट्रवाद का विरोध किया। साथ ही उनका जो राष्ट्रवाद आधारित था वो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। तो गांधी जी के लिए देश आजाद हो जाए लेकिन समाज में हिंसा, भेदभाव और अन्याय बना रहे तो ऐसी आजादी अधूरी है। तो इसीलिए उन्होंने सर्वधर्म समभाव, सामाजिक सौहार्द, मानवता, इन सभी पर विशेष बोल दिया। तो गांधी जी का राष्ट्रवाद नैतिक, मानवतावादी और अहिंसक राष्ट्रवाद था। तो यही था हमारा गांधी जी का राष्ट्रवाद। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर व्यूज ऑन द स्टेट एंड डेमोक्रेसी, यानी कि राज्य और लोकतंत्र पर अंबेडकर के विचार। तो अंबेडकर वॉज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, यानी कि स्टूडेंट अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल एक शासन पद्धति नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। उन्होंने संवैधानिक लोकतंत्र पर जोर दिया, जैसे कि कानून का प्रशासन, रूल ऑफ लॉ, मौलिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक आर्थिक समानता। तो अगर सबको वोट देने का अधिकार है लेकिन कुछ लोग समाज में दबे कुचले हो तो वहां पर जो लोकतंत्र है वो खोखला हो जाता है। इसीलिए अंबेडकर जो थे उन्होंने राज्य को सामाजिक न्याय का साधन भी माना। तो स्टूडेंट
बहुसंख्यवाद से अल्पसंख्यकों की रक्षा पर भी उन्होंने बल दिया। तो अंबेडकर का लोकतंत्र सामाजिक न्याय और संविधान पर आधारित था। तो यही था हमारा अंबेडकर का लोकतंत्र। इसके बाद थर्ड हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ ताराबाई शिंदे आइडियाज, यानी कि ताराबाई शिंदे के विचारों के महत्व को लेकर। तो ताराबाई शिंदे वॉज ए पिलर ऑफ मॉडर्न फेमिनिस्ट थ्रू इन इंडिया, यानी कि वे आधुनिक स्त्री विमर्श की अग्रदूत थी और उन्होंने पितृसत्तात्मक की आलोचना करी, स्त्री पुरुष नैतिक समानता पर बल दिया और उन्होंने कहा कि स्त्री की दुर्दशा का कारण प्रकृति नहीं बल्कि समाज है। तो अगर एक ही गलती के लिए पुरुषों को माफी और स्त्री को सजा मिले तो वह न्याय नहीं बल्कि वे पितृसत्ता है। तो स्टूडेंट उन्होंने शिक्षा, चेतना, समान अधिकार को स्त्री मुक्ति का आधार बताया। तो ताराबाई शिंदे के विचार स्त्री समानता और सामाजिक न्याय की दिशा हमको दिखाते हैं। फोर्थ हमारा आता है विवेकानंद व्यूज ऑन नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रवाद पर जो विवेकानंद के विचार है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो विवेकानंद नेशनलिज्म वाज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एंड कल्चरल फाउंडेशन, यानी कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आधार पर ये विकसित हुए। तो स्टूडेंट उनका राष्ट्रवाद जो था वे कहते हैं कि भारत की आत्मा उसकी आध्यात्मिक परंपरा में है। उनका राष्ट्रवाद सेवा और सांस्कृतिक आत्मगौरव और सांस्कृतिक चेतना पर आधारित था। एग्जाम्पल के लिए गरीब की सेवा करना, दलितों को सम्मान देना, यही उनके लिए एक सच्चा राष्ट्रवाद था। तो स्टूडेंट उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास, चरित्र निर्माण, राष्ट्र सेवा की भावना जगाई। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विवेकानंद का राष्ट्रवाद सेवा, आध्यात्मिक और मानवता से जुड़ा राष्ट्रवाद था। तो यही था हमारा राष्ट्रवाद पर विवेकानंद के विचार। तो स्टूडेंट यही थे हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बता दिए। तो स्टूडेंट ये थे हमारे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। तो याद रखो हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव वे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी स्टूडेंट्स बन सकते हो फ्री नोट्स के आप। तो जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आप कमेंट सेक्शन में उनका आंसर जरूर बताइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट और ड्यू सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड गिववे के विनर्स। Till then, stay focused, study smart, and crush your exam. All the best. See you in the next video.